देखो बेसिकली रॉक्स आवाजें नहीं, आवाज बंद करिए आप लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बातें बहुत हो गई, 15 मिनट। रॉक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, रॉक्स कितनी तरह से बन सकते हैं जो आप देख पाते हो। जहाँ पे आप लोग बैठे हो वहाँ से लेकर के बहुत सारे माउंटेनियर एरिया को भी देखा होगा। हर जगह पे आपको रॉक्स दिखते हैं। आपने एक सॉइल्स के पार्टिकल, मिट्टी के कण को भी देखा होगा। मिट्टी के कण भी जो बने हैं, आपको ध्यान रहे कि सरफेस से लेकर के अंदर के पार्ट तक, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ तक जितने भी चीज बने हैं, चाहे वह ठोस हो या मिट्टी के छोटे टुकड़े के रूप में आपको दिखता हो, वह सब रॉक्स होता है। आपको कभी पूछा जाएगा कि रॉक्स क्या है, क्या सॉइल्स को, मिट्टी को रॉक्स कहा जाएगा? तो हाँ, वो भी एक रॉक्स है। बड़े बड़े रोलर, बड़े बड़े चट्टान जो आपको माउंटेन पे दिखते हैं, बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, वो भी रॉक्स है। तो हाँ, वो भी रॉक्स है। लेकिन फॉर्मेशन कैसे होता है? रॉक्स तो सिंपल है कि जो भी चीजें आपको दिखते हो, चाहते वो छोटा टुकड़ा क्यों न, स्मॉल पार्टिकल्स क्यों न हो या बिग पार्टिकल्स क्यों न हो, वो सब रॉक्स होता है। उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरूरी है कि यह फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ होगा, यह कैसे बना होगा। और यहां के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिएगा, सबसे पहले कैसे, पहले समझिएगा, फिर आप लोग लिखना है। अगर मान लो यह छोटा टुकड़ा है पत्थर का, और जब यह पत्थर का टुकड़ा कैसे बनता है, कोई रॉक्स कैसे बन जाता है, तो आपको इस स्ट्रक्चर में, यह जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है उसमें आपने पढ़ा था कि बीच वाले लेयर्स पे क्या था? मैग्मा था। बीच के लेयर्स में मैग्मा था जो लिक्विड फॉर्म में था, तरल अवस्था में था। और यह तरल अवस्था में जो मैग्मा था, यह मैग्मा जब ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास किया, क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है। मैग्मा से पहले जो आप अभी मिट्टी के जो लेयर्स देखते हो, वो सब कुछ भी बना नहीं था स्टार्टिंग टाइम में। वो किस तरह से फॉर्म्ड होगा। लेकिन यहां से जो सरफेस के ऊपर, नीचे से मैग्मा ऊपर निकलेगा, तो यह सरफेस नहीं है। तो यहां से मैग्मा इधर भी जाकर के और इधर भी जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर पे अलग अलग मैग्मा यह पूरे शिल्ड नुमा आकृति में बिछता चला जाएगा। और जब यह मैग्मा ऊपर की तरफ निकला और शिल्ड नुमा आकृति में बिछता चला गया, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा? सॉलिडिफाइड हो जाएगा। और यही मैग्मा, जैसे मान लो लिक्विड निकालते हैं, लिक्विड कभी कभी जब ऊपर के परत देखते हो, जब ऊपर का मोटी लेयर्स बन जाती है, तो ऊपर वाला भाग धीरे धीरे ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता, जबकि नीचे के भाग में लिक्विड बना रहता है। उसी प्रकार से नीचे तो लिक्विड बना रह गया, लेकिन ऊपर में धीरे धीरे वह सॉलिड होता चला गया। यानी कि यहाँ का मैग्मा जो यहाँ पे बना था, इसके ऊपर कोई लेयर्स नहीं थे। यही मैग्मा जब सॉलिडिफिकेशन हो गया, तो सबसे पहले रॉक्स बना। इसको देखिए दूसरे तरीके से समझिए। यहां पे लिखा हुआ है इग्नस। इग्नस का मतलब है लैटिन मीनिंग, लैटिन में इसे इग्निस कहा जाता है। इग्निस का मतलब होता है फायर, और फायर मीन्स होता है आग। यानी कि इग्निस का मीनिंग होता है फायर,
या आग, और आग जैसा अगर कोई पदार्थ पूरे पृथ्वी में है तो वह है केवल मैग्मा। यानी यही मैग्मा जो नीचे लिक्विड था, वही मैग्मा जब धीरे धीरे उसका ऊपरी परत, अपर लेयर्स जब सॉलिड हो जाएगा, जो आग की तरह मैग्मा है वह जब सॉलिड हो जाएगा, उससे जो रॉक्स बनेंगे सबसे ऊपर में, वह कौन सा रॉक्स होगा? यानी कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के ठोस होने के बाद जो चट्टान बना ऊपर में, वह कैसा चट्टान था? अब देखिए ध्यान से, यहां पे यह लिक्विड का एरिया है इस तरह से, और इस तरह से यहां पे इस तरह से ठोस हो गया, पूरे स्ट्रक्चर पे इस तरह से बन गए। ये गोलाकार आकृति प्लेन एरिया नहीं बना, अलग अलग स्ट्रक्चर में बन गए। जिस प्रकार से सॉलिड हो जाएगा उस तरह का स्ट्रक्चर वह बन जाएगा। मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, हो सकता है कि कुछ एरिया में प्लेन भी बन जाएगा, अलग अलग तरह के फॉर्मेशन में वो सॉलिडिफिकेशन होगा, अलग अलग तरीके से वह ठोस बनेगा। तो यानी कि आपने समझा इसको कि अगर मैग्मा ठोस होकर के जो रॉक्स बनाए और इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करे, उसको कहते हैं इग्नस रॉक्स। लेकिन जब यह स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा तो इसके ऊपर माउंटेन है, मान लो नीचे वाला एरिया है, और इस तरह से बड़े बड़े रोलर, बड़े बड़े चट्टाने अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन जब इस पे सन की लाइट पड़ेगी, यहां से सन की लाइट पड़ेगी, यहां पे रेनफॉल भी होगा, और जब सन की लाइट पड़ती है तो यह जो चट्टाने हैं, रॉक्स है, जो इग्नस से बना था, जो लिक्विड से बना हुआ है, किससे बना था पहले? लिक्विड से। लेकिन लिक्विड के ऊपर जब टेम्परेचर मैक्सिमम पड़ेगा तो यह क्या होगा? पिघलने की कोशिश करेगा, और नहीं भी पिघला, नहीं भी मेल्ट हुआ तो क्या होगा? यानी कि यहां पे धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत में वो मेल्ट कर जाएगा, सारा का सारा फिर से मैग्मा बन जाएगा। पहले एक्सपेंड करेगा, यानी कि दिन में टेम्परेचर पड़ता है, रात में फिर ठंडा हो जाता है। दिन में फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, रात में श्रिंकिंग करेगा, सिकुड़ जाएगा। दिन में फैलेगा, रात में सिकुड़ेगा। इस तरह से लगातार यह मिलियन ऑफ ईयर, करोड़ों वर्षों तक लगातार होता रहेगा, लाखों वर्षों तक ऐसा लगातार एक्टिविटीज होती रहेगी, क्योंकि यह प्रोसेस होने में भी करोड़ों ईयर्स लगे। और यह जो बन गया, यह जो अब मान लो कि इसमें एक्सपेंशन होगा, सिकुड़न होगा, इस तरह से दोनों चीज जब होता रहेगा तो धीरे धीरे इसमें क्या करेगा? क्रैकिंग आएगा। जब यह इसके ऊपर यहां पे पड़ेगा इस तरह से, तो इसके ऊपर क्रैकिंग आएगा और धीरे धीरे वो उसके टूटने प्रारंभ होंगे। और इसके पार्ट्स जो होंगे अपर वाले, जहां पे क्रैकिंग होंगे, छोटा टूट जाएगा, इस तरह से टूटेगा, अलग अलग पार्ट्स में टूटने लगेंगे। यह लंबे प्रोसेस के बाद, और जब यह टूटेगा तो यह बह के कहां पे आएगा? इस गड्ढे में आएगा, इस खाई में आएगा, इस ट्रेंच में आएगा, और इस तरह से ऊपरी भाग पे जो अपर पार्ट पे ज्यादा एटमॉस्फेयर है, वहां पे इस तरह से टूट टूट करके नीचे की तरफ गिरता रहेगा, और यह फिलअप होता रहेगा, भरता रहेगा। और जब यह फिल हो जाएगा इसके टूटने के बाद, तो उससे जो बनेगा वो सेडिमेंट्री है। लेकिन आप दूसरे तरीके से फिर समझिए, सेडिमेंट्री भी लैटिन वर्ड से बना है। किस वर्ड से? लैटिन वर्ड से बन गया सेडिमेंट्री, जिसका मीनिंग ही होता है सेटलिंग ऑफ रॉक्स। सेटलिंग ऑफ रॉक्स का मतलब है कि जो रॉक्स बना था उसका टूट फूट करके सेटलमेंट हो जाना। क्या होता है? इसका मीनिंग ही है सेटलिंग ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स पहली बार में बना उसका सेटलमेंट होना। और सेटलमेंट कैसे होता है? कोई अगर अनस्ट्रक्चर, अलग तरीके का स्ट्रक्चर बन गया और उसको शेप साइज में सेटल करना है, तो उसको तोड़ तोड़ करके एक शेप साइज दोगे। वही जब यह अलग अलग जो रॉक्स बन गए, वह जब टूट टूट करके सेटल्ड होंगे और प्लेन एरिया बनाएगा ऊपर में, उस जो बनेगा वह कैसा होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। तो यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कब बनेगा? जब यह बन चुका होगा। तो यानी कि यह मेन है, यह सबसे पहले बनेगा कौन सा? इग्नस। इसके सेटलिंग के बाद बनेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो यहां पे
जब यहाँ पे यह टूटता रहेगा, रॉक्स मान लो बन गए, रॉक्स पे उगने वाले बहुत सारे पौधे, ट्री वगैरह हैं, बहुत सारे, यहाँ पे भी लोग रहते थे, रॉक्स पे भी बहुत सारे, रॉक्स पे रहने वाले जो प्रीमेटिव एज में मैन रहते थे, आदि मानव वगैरह, वहाँ पे उनको खेती वगैरह से मतलब नहीं रहता था। तो छोटे छोटे जब जीव के विकास हो गए, ऑर्गेनिज्म का विकास हो गया, और छोटे छोटे यानी मनुष्य जब बड़े हो गए और जानने लगे, तो वहाँ पे जो जीव पाए जाते थे, जो रॉक्स पे पाए जाते थे, उसको खा खा करके जीवन इधर उधर घूमते रहते थे। स्टार्टिंग टाइम की बात है। और जब यहाँ पे धीरे धीरे वो लोग मरने लगे, तो मर के कहाँ जाएंगे? मरेंगे तो यहीं पे मरेंगे, मर के बह के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसी गड्ढे में जाएंगे। और इस तरह से जो भी चीजें नष्ट होती थी, अवशिष्ट बचते थे, वो सारे इसी में फिलअप होते रहते थे। ये सारा इसी में फिलअप होता रहता था, और फिलअप के बाद यह धीरे धीरे भरता रहता था। और मान लो इस तरह से कोई गड्ढा है, और गड्ढा में यहाँ भर गया, ऊपर से मिट्टी, ये जो चट्टान के टूटे हुए कण है, पार्टिकल्स है, वो ऊपर से आकर के इस तरह से इकट्ठा होता रहा। अब बीच में ये दबते चले गए, और यहाँ पे जो वह अवशिष्ट था, रेसिडुअल अमाउंट था इसका, जो टूटे हुए या फॉसिल्स था, जीवाश्म था, वह नीचे की ओर दबने लगे। और यह जब दबने लगे तो लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक इसके अंदर दबे रह गए। इसको निकालने वाला कोई भी नहीं था। और जो अंडर यानी कि जो यह प्रोसेस है, इसके अंदर जो यहाँ पे दबे थे, यहाँ पे लेयर्स बन गए, और यह दबे रह गए अंदर में। और जो दबे रह गए ड्यू टू प्रेशर, यानी प्रेशर यहाँ पे ज्यादा पड़ा, क्योंकि भार बढ़ता गया, वेट बढ़ता गया, और भार बढ़ते गए। और फिर जब भार बढ़ेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ते गए, वेट भी बढ़ता गया, प्रेशर भी बढ़ता गया। इसके कारण से जो यह अवशिष्ट जो फॉसिल्स थे, वो अपने फॉर्म को चेंज करते चले गए। यानी कि जो मनुष्य थे, जो जीवाश्म थे, जो फॉसिल्स थे, वो अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद जो अंदर में रॉक्स बने, वह कौन था? इसको दूसरे तरीके से देखिए, इसको लैटिन वर्ड मेटामॉर्फोर से बना है, मेटामॉर्फोर से बना है। यह मेटामॉर्फोर का मीनिंग ही होता है टू चेंज फॉर्म, टू चेंज फॉर्म यानी अपने असली रूप को बदल देना, अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बदल देना ही, अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को बदल करके नए स्ट्रक्चर में, नए फॉर्म में आ जाना ही क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिक कहलाता है। यह स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा? तो अंडर प्रेशर, अंडर टेम्परेचर और अंडर वॉल्यूम, यानी उसके अंदर दबाव के कारण, तापमान के कारण यह चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है। आप देखोगे, एग्जाम्पल लेता हूं आपको। सबसे पहले अग्न्य चट्टान बने, और यहाँ पे इग्नस रॉक्स बन गए, जो बिल्कुल पत्थर जैसा, यानी कि बिल्कुल जो सॉलिड होता है, जिसको सबसे ज्यादा ठोस कहते हैं आप, वैसा बना। और यही टूट करके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिट्टी के, सॉइल्स के बने, वह सॉइल्स के पार्टिकल जो आप ऊपर देखने को मिलता है, वह सब सेडिमेंट्री है। और अंदर से जो खोद खोद के निकालते हो, जो प्रेशर की वजह से चेंज हो चुका है फॉर्म में, वह सब क्या है? मेटामॉर्फिक है। तो आपको याद रहेगा इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बनाइए और इग्नस रॉक्स लिखिएगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि रॉक्स क्या है। रॉक्स क्या है? वही फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स, टूटे हुए कण को ही क्या कहते हैं? रॉक्स कहा जाता है। तो इसको जानना जरूरी, तो लिख लेना उस पे रॉक्स में फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स, fragmented materials of small particles and big particles. Fragmented materials of small particles and big particles is called rocks. Is rocks छोटे और बड़े कण को मिलाकर के fragmented materials of small particles and big particles is called rocks. चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े को
चट्टानों के छोटे और बड़े टुकड़े को मिला करके यह निर्मित होता है। सबसे पहला देखिए इग्नस। इग्नस में लिख लीजिए, इग्नस जो बना है लैटिन वर्ड इग्निस से बना है। इग्नस रॉक्स फॉर्म बाय, इग्नस रॉक्स किससे बना है? लैटिन वर्ड इग्निस। आगे लिख लेना लैटिन वर्ड इग्निस, हिंदी में भी लिख लेना यही। लैटिन वर्ड इग्निस और इग्निस का मीन्स है फायर। हिंदी में भी आप लोग यही लिखना, हिंदी में इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है। लिखना इग्नस रॉक्स फॉर्म्ड बाय, इग्नस रॉक्स फॉर्म्ड बाय, इग्नस रॉक्स फॉर्म्ड बाय solidification of, igneous rocks formed by solidification of molten magma material, solidification of molten magma material। हिंदी में लिखना गर्म तरल मैग्मा के, गर्म तरल मैग्मा के ठोस हो जाने के पश्चात, गर्म तरल मैग्मा के ठोस हो जाने के पश्चात आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। गर्म तरल मैग्मा के ठोस हो जाने के पश्चात आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और इसके एग्जाम्पल अब नीचे लिख लेंगे आप लोग, एग्जाम्पल ऑफ इग्नेस रॉक्स, आग्नेय चट्टान के उदाहरण। और उसमें सबसे पहला है ग्रेनाइट। सबसे फर्स्ट है ग्रेनाइट। आपसे पूछेगा ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो वह आग्नेय चट्टान है। फिर सेकेंड पूछेगा आपसे, फर्स्ट सेकेंड बैसाल्ट। बैसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो यह बैसाल्ट भी, बैसाल्ट भी इग्नेस रॉक्स का ही प्रकार है। और थर्ड जो इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है वह है गैब्रो। और गैब्रो भी एक प्रकार का इग्नेस रॉक्स है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि तीनों कहाँ हैं, तीनों कहाँ कहाँ मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। क्रस्ट और देखो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो में क्या अंतर है। अगर यहां पे तीनों में देखो, ये जो बेस का फॉर्मेशन, जो नामकरण अलग अलग किया गया, वो किस प्रकार से अलग किया गया, क्योंकि आपको पता है कि तीनों मैग्मा से ही बना है। तीनों मैग्मा से बना तो तीनों का नाम अलग अलग क्यों दिया गया? तो तीनों का नाम इसलिए दिया गया कि देखो ग्रेनाइट चट्टान के अंदर सिलिका, सिलिका की मात्रा मैक्सिमम होती है। अमाउंट ऑफ सिलिका जिसमें मैक्सिमम हो उसे ग्रेनाइट कहा जाता है। अमाउंट ऑफ सिलिका जहां पे मैक्सिमम हो, अमाउंट ऑफ सिलिका मैक्सिमम हो तो उसे ग्रेनाइट कहेंगे। अमाउंट ऑफ सिलिका, अमाउंट ऑफ सिलिका जहां पे मिनिमम हो, अमाउंट ऑफ सिलिका जहां पे मिनिमम हो उसे गैब्रो कहा जाता है। दोनों सेम है, लेकिन सिलिका में अंतर के कारण से ग्रेनाइट और गैब्रो में अंतर किया गया। अमाउंट ऑफ सिलिका यहाँ पे मिनिमम है, सिलिका की मात्रा कम हो तो उसे गैब्रो कहेंगे, और ज्यादा है तो उसे ग्रेनाइट कहेंगे। ग्रेनाइट और बेसाल्ट में क्या अंतर है?
ग्रेनाइट और बेसाल्ट में अंतर देखिए, इस तरह से माउंटेन होता है, यहां पे ओशन वाला पार्ट्स भी है, माउंटेन वाले पार्ट्स भी है, स्ट्रक्चर पे दोनों तरह के चीज दिखते हैं। अगर कोई माउंटेन के नीचे मैग्मा मटेरियल सॉलिड हुआ है तो उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं, अगर यहां पे हुआ है तो ग्रेनाइट कहेंगे। लेकिन ओशन के डेप्थ में अगर कोई मटेरियल ऐसा हुआ है तो उसे बेसाल्ट कहा जाता है। तो बेसाल्ट कहलाता है या ओशन के डेप्थ में, और यह माउंटेन के नीचे या सरफेस के नीचे अगर कोई मोल्टेन मटेरियल सॉलिडिफाइड हुआ है तो उसे कहेंगे ग्रेनाइट कहेंगे। लेकिन इसी ग्रेनाइट में अगर सिलिका ज्यादा है तो ग्रेनाइट और कम है तो आपने देखा यहां पे बना लेना कि मैक्सिमम ग्रेनाइट कहां पे होता है, माउंटेन के डेप्थ में होता है, और बेसाल्ट डेप्थ ऑफ ओशन पे होता है, महासागर के नीचे होता है। यह जो रॉक्स है वह अभी जो आपको मिलते हैं वह कहां पे है, इस सरफेस एरिया के नीचे मिलते हैं। यह सारा जो मिलता है वह सरफेस के नीचे है, इसलिए सरफेस के नीचे मिलने के कारण से इसे इंट्रूसिव कहा जाता है। इंट्रूसिव रॉक्स या आंतरिक चट्टान पूछेगा तो इसे इंट्रूसिव रॉक्स के नाम से भी जाना, तो लिखना इग्नस रॉक्स ऑल्सो नोन एज इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव का मतलब जो अंदर में ही केवल मिले, बाहर में ना मिले। तो बाहर में जो मिलेगा वो दूसरा होगा, जो अंदर में मिले वह ये है, और उसको इसलिए कहते हैं इंट्रूसिव या आंतरिक चट्टाने कहते हैं। पूछेगा अंदर में पाए जाने वाले चट्टान कौन है, इंट्रूसिव कौन है, तो वह है इग्नस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान है। फिर यहां पे देखो आप कि जब यह मैग्मा, यह जो सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठोस हो गया, और फिर जो यह चट्टान बना, तो इसी चट्टान से टूटने के बाद आपने देखा सेडिमेंट्री बना, इसी के टूटने के बाद आपने देखा मेटामॉर्फिक बना। तो सभी प्रकार के रॉक्स का निर्माण इसी से होता है, किससे, इग्नस रॉक से। इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी का मतलब जिससे सब चीज का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछेगा आपसे कि प्राइमरी रॉक्स कौन है, प्राथमिक चट्टान किसे ना जाना जाता है, तो वह है इग्नस का। लिखना इग्नस रॉक्स ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। इग्नस रॉक्स ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे अवसादी चट्टान कहते हैं, अवसादी, अवसादी चट्टान। यह भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मीनिंग होता है सेटलिंग ऑफ रॉक्स। लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, सेडिमेंट्री, और इसका मीनिंग होता है सेटलिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का सेटलमेंट होना, चट्टानों का व्यवस्थीकरण होना, या चट्टानों का एक जगह सेटल्ड होना। यह कैसे सेटलमेंट होता है, तो देखो सेटलमेंट होने के लिए कुछ और भी टेक्निक यानी कि प्रोसेस आपको सीखने हैं। यहां पे आगे चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको यहां समझना है कि किसी भी चट्टान का सेटलमेंट 3 प्रकार से होता है। इसमें फर्स्ट है वेदरिंग। ये लिखना नहीं है, इसको समझना है, ये चैप्टर में आगे आएगा आपके पास। वेदरिंग का हिंदी होता है अपक्षय। दूसरा जो होता है इरोजन, अपर्दन, और थर्ड क्या है, डिपोजिशन, या इसको कहते हैं निक्षेपण।
यह तीनों प्रोसेस है जिसके द्वारा सेटल्ड होता है। कैसे? यहां पे देखो लिखा हुआ है वेदरिंग। आपको पता नहीं है कि वेदरिंग क्या होता है, लेकिन वेदर जरूर पता है। वेदर क्लाइमेट जरूर पता होगा। देखो कैसे सेंस निकल जाते हैं उसी से। वेदर में वेदरिंग जब पढ़ोगे तो वेदर में क्या आता है? टेम्परेचर भी आता है। टेम्परेचर पार्ट किसका है? वेदर का है। ये टेम्परेचर के अलावा जो ग्लेशियर है, ग्लेशिएशन होता है, ग्लेशियर के ऊपर ठंडा होना किसका प्रोसेस है? वेदर का प्रोसेस है, वेदर के कारण से। तो यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर या ये जो ग्लेशियर की वजह से आपने देखा था यहां पे अभी कि टेम्परेचर ही वो मेन कॉज है जब कोई चट्टान के ऊपर वेदर एंड क्लाइमेट के कारण से, ड्यू टू वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम के कारण से जब यह प्रभावित होता है, यहां पे टेम्परेचर पड़ता है, यहां पे जब यह प्रकाश आती रहती है तो यह फैलता है, सिकुड़ता है, टूट करके यह छोटे छोटे इस तरह से टुकड़ों में अलग अलग होता रहेगा। यह टुकड़ा टूट करके वहीं पे अगर इकट्ठा है जहां पे यह टूटा था, वहीं पे अगर है तो इसको कहा जाता है अपक्षय। लेकिन देखिए जब यह रेनफॉल होगा, दूसरा देखिए यहीं पे आएगा रेनफॉल यानी बारिश होगा, विंड चलेगा, ये सारे वेदर के फेनोमेनन है, सारे वेदर के अंदर आते हैं। हवा का चलना वेदर है और बारिश होना क्या है? वेदर है, मौसम है। ये सब इसी का प्रोसेस है। तो जब यह हवा चलेगा, बारिश होगा तो इसके ऊपर भी आएगा, यहां पे जब आएगा तो धीरे धीरे यह बहने लगेंगे, बहते रहेंगे। और यहां पे जब यह फ्लो होगा और फ्लो होकर के दूसरे एरिया में बह करके हवा में उड़ करके यह पहुंचने की कोशिश करेगा। और यह जब हवा के माध्यम से आगे बढ़ेगा, यहां से ट्रांसपोर्ट, यहां से इसका परिवहन अन्य दिशा में अन्य ओर होगा, यहां से यहां बढ़ेगा यानी ट्रांसपोर्ट होगा। और इस ट्रांसपोर्ट को ही इरोजन कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स, इस टूटे हुए कण का परिवहन हो जाना ही इरोजन कहलाएगा। और इरोजन होगा तो यहां पे एक गड्ढा वाला पार्ट, जैसे मिट्टी के कण, सॉइल्स पार्टिकल, बारिश होती है, मिट्टी भरे रहते हैं, बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव होता है और धीरे धीरे बह करके वो जा करके गड्ढे, खाई वाले इलाके में जमा होता रहता है। यहां पे आएगा यह रोलर और इसमें भरता रहेगा धीरे धीरे। और भरने के प्रोसेस को, फिलअप के प्रोसेस को, जहां पे यह जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इस इकट्ठा होने के प्रोसेस को ही डिपोजिशन कहते हैं। तो कभी अगर पूछा जाता है कि यह जो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ वह कितने प्रोसेस के माध्यम से हुआ है, तो वह प्रोसेस कितने हैं? 3 प्रोसेस के माध्यम से। पूछेगा कि कौन से ऐसे कॉज हैं, कारण हैं जिसके द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं बने हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन चौथा रहेगा, फोर्थ ऑप्शन जो भी बनाएगा उसको आपको नहीं करना है। तो तीनों से भी क्वेश्चन पूछे गए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, ये वाला टूटना है। आगे के चैप्टर में आपको पढ़ना है इसको, लेकिन अभी नहीं, केवल यहां पे समझना था, इसको समझने के लिए। तो लिख लेना यहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स का डिफिनीशन। लिखना sedimentary rocks formed by the process of sedimentary rocks formed by the process of sedimentation by the process of sedimentation under weather and climate under weather and climate के कारण से, जो यहाँ पे केवल लिखा रहेगा आपके उसमें
जो आपको यहाँ पे है। हिंदी में लिखना, मौसम और जलवायु के कारण से, मौसम और जलवायु के कारण से, मौसम और जलवायु के कारण से चट्टानों का अवसादीकरण होना, मौसम और जलवायु के कारण से चट्टानों का टूटकर अवसाद के रूप में इकट्ठा होना, टूट करके अवसाद के रूप में इकट्ठा होना अवसादी चट्टान कहलाता है, अवसादी चट्टान कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा है कोल, कोयला, यहां पे सेकेंड लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सेकेंड है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। थर्ड है सैंडस्टोन, बालू का पत्थर। बालू, सैंड देखा होगा जो घरों में लगाए जाते हैं घर बनने के समय में, तो सैंड जो टूटे हुए होते हैं वो किससे टूट के अलग होते हैं? बड़े बड़े रॉक से टूट करके अलग होते हैं। इसी प्रकार से चूना पत्थर भी छोटे छोटे जो टूटते हैं वो भी इसी से टूट के अलग होता है, और कोल भी जो अलग अलग बनता है वह भी उसी में से टूट करके अलग अलग नीचे दबे के कारण से बनता है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है जो आपको सेडिमेंट्री रॉक से पूछेगा कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल है, तो वह अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है जो इसी के टूटने के बाद बना था। अगर टूटता नहीं तो ना बालू बनता, नहीं ये चूना पत्थर बनता, नहीं कोयला बनता। इस तरह से बना हुआ है। तीसरा लिखिएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स लैटिन वर्ड मेटामॉर्फोर से बना है। मेटामॉर्फोर से बना है जिसका मीनिंग ही होता है टू चेंज फॉर्म, अपने रूप को बदल देना, यानी उसके रूप का बदलाव, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म है उस ओरिजिनल फॉर्म का चेंज हो जाना ही मेटामॉर्फोर कहलाता है। देखो यहाँ पे जो सेंस ये आ रहा है कि हमने 2 ही पढ़े, इग्नस पढ़े और सेडिमेंट्री पढ़े, तो जो 2 तरह के फॉर्मेशन हुए रॉक्स के उसी का फॉर्म चेंज होगा, कोई नए नहीं आएंगे। जो चीजें फॉर्मेशन हुआ इग्नस में और जो फॉर्मेशन हुआ सेडिमेंट्री में, वही चीजें जब धरातल के सरफेस के अंडर रहेगा तो उसी का फॉर्म क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के उसके नाम क्या होंगे? बदल जाएंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू अंडर प्रेशर, ड्यू टू अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर कॉमा वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम के कारण से, और यहां पे लिखे ना फिर टेम्परेचर लिखना, दबाव लिखना, दबाव, आयतन, दबाव, आयतन, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में रहता है। यही तीनों वर्ड पूछेंगे कि मेटामॉर्फिक किससे बनता है, यही तीनों ऑप्शन में रहेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा, इसलिए तीनों को लिखा दिया है कि आप उसको अंडरलाइन करेंगे और ध्यान रखेंगे कि तीनों वर्ड ही पूछेगा। किसके कारण से मेटामॉर्फिक बनता है, तो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और प्रेशर रहेगा ऑप्शन में, और फोर्थ वाला जो नहीं रहे उसको लगाना है। लिखना, दबाव, आयतन और तापमान के कारण से, दबाव, आयतन और तापमान के कारण से चट्टान का अपने
मूल रूप से अन्य रूप में बदल जाना, यानी कि ओरिजिनल रूप से मूल रूप से अन्य रूप में बदल जाना ही मेटामॉर्फिक कहलाता है। एक तरफ आप लिखेंगे इग्नस रॉक्स और दूसरे तरफ जो चेंज होगा वहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नस रॉक्स चेंज इनटू, या इसमें कैसे चेंज होगा? तो सबसे पहले आपने पढ़ा ग्रेनाइट। पूछेगा कि ग्रेनाइट अगर प्रेशर और अंडर प्रेशर रहे और टेम्परेचर बढ़े तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? ग्रेनाइट चेंज होकर के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से चेंज होकर के नीस बन जाता है। नीस भी एक चट्टान है और नीस मेटामॉर्फिक रॉक से, जो ग्रेनाइट जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण जब हजारों वर्षों तक धरातल यानी सरफेस के अंदर रहेगा तो यह फॉर्म चेंज करके क्या बन जाएगा? नीस। आपसे पूछेगा कि ग्रेनाइट बदल करके किस रूप में बदलता है, तो नीस में बदल जाता है। फिर दूसरा है गैब्रो, जिसमें सिलिका की मात्रा कम है, वह किस रूप में बदल जाता है? तो वह सर्पेंटाइन में बदल जाता है। सर्पेंटाइन में बदल जाता है। सर्पेंटाइन भी एक प्रकार का रॉक से। बैसाल्ट भी सर्पेंटाइन में ही बदलता है। बैसाल्ट भी सर्पेंटाइन में ही बदलता है। अब यहां पे एक तरफ सेडिमेंट्री रॉक्स लिखिए, अब यहां पे लिख लिया है तो दूसरे तरफ सेडिमेंट्री लिख दीजिए और एक तरफ फिर से मेटामॉर्फिक लिखना है। नीचे आप बनाइए कॉपी में, एक तरफ सेडिमेंट्री, दूसरे तरफ रूपांतरित या क्रांतरित चट्टान। यहां पे सबसे पहला है कोल यानी कोयला। कोयला चेंज होकर के क्या बनता है? कोल ही चेंज होकर के डायमंड बनता है। बालू से, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है। क्वार्टजाइट एक चट्टान है। पूछेगा किससे बनता है? तो बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। बालू का पत्थर रूपांतरित होकर के क्वार्टजाइट बन जाता है। क्वार्टजाइट, इसका प्रयोग घड़ी में किया जाता है। जब घड़ी बनती है तो क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर इसी का यूजेज है। फिर है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चेंज होकर के ताजमहल बन जाता है। ताजमहल मतलब संगमरमर। क्या बनता है? संगमरमर बन जाता है। तो ताजमहल